नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2018 का, जो दोस्तों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा जो पेपर लिया गया था सुपरवाइजर का, वो पेपर हम सोल्व कर लेंगे। जो आरएसएस में है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके द्वारा जो पेपर लिया गया था 2018 में, उसको अपन ने पहले ही सोल्व कर लिया था। तो हम आज सोल्व कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम लिया था सुपरवाइजर का, उसको जो 2018 में हुआ था एयू कोटा के द्वारा। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों अतिथि है, अतिथि का सही पर्यायवाची बताना है इन ऑप्शन में से। तो देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों, अपन पहले हिंदी के सोल्व कर रहे हैं, फिर जीके के और फिर एग्रीकल्चर के, पूरे पैटर्न से सोल्व करेंगे। तो देखिए अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द है गृहस्वामी, गृह आगत, अनूण, स्वयमेव। तो देखिए अतिथि का दोस्तों सही पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों अतिथि का सही पर्यायवाची शब्द होगा गृह आगत। क्या होगा? गृह आगत। आगे सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए रूढ़ शब्द बताना है इनमें से। दो की ऑप्शन समतल, जलज, पंकज, पुस्तक। तो देखिए रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, जलज, पंकज। तो दोस्तों रूढ़ शब्द है पुस्तक। कौन सा है रूढ़ शब्द? पुस्तक है इनमें से। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि सूर्य पढ़ रहा है, वाक्य में पक्ष है। सूर्य पढ़ रहा है, वाक्य में पक्ष है। सातत्य बोधक, आरंभ बोधक, आवर्ती मूलक, अभ्यास बोधक। तो सूर्य पढ़ रहा है दोस्तों, कौन सा पक्ष है इसमें? इसमें पक्ष है सातत्य बोधक। कौन सा? सातत्य बोधक। फर्स्ट वाला सी होगा। सूर्य पढ़ रहा है, सातत्य बोधक पक्ष है इसमें। आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है अपना, भूर्ध्रुव का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों जो भूर्ध्रुव है इसका सही संधि विच्छेद बताना अपन को। बुध प्लस अर्व, भूर प्लस ऊर्ध्व, भू प्लस ऊर्ध्व और भू प्लस ध्रुव। तो देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? भूर्ध्रुव का। दोस्तों भूर्ध्रुव का संधि विच्छेद होगा भू प्लस ऊर्ध्व। क्या होगा दोस्तों? भू प्लस ऊर्ध्व। ये सी वाला सी होगा दोस्तों, इसको भूर्ध्रुव का संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्ध्व। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, वह अभी आया है, वाक्य में काल है। वह अभी आया है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। तो दोस्तों वह अभी आया है, वाक्य में कौन सा काल है? इसमें काल है आसन भूत। कौन सा है? आसन भूत। वह अभी आया है, तो इसमें कौन सा काल होगा? आसन भूत। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, गात शब्द का अर्थ है। गात। दोस्तों गात शब्द का अर्थ बताना है। धूल, हंसी, शरीर, मुस्कुराहट। तो दोस्तों गात शब्द, गात शरीर का अर्थ क्या है दोस्तों? गात शब्द का अर्थ है शरीर। क्या है गात शब्द का अर्थ? गात शब्द का अर्थ होगा अपना शरीर। आगे वाला क्वेश्चन अपना, दिमागी गुलामी रचना के लेखक है। दोस्तों जो दिमागी गुलामी रचना है, इसके लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यान, जाविर हुसैन, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? जो दिमागी गुलामी रचना है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों राहुल सांकृत्यान। कौन है? राहुल सांकृत्यान। आगे वाला क्वेश्चन अपना, थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ बताना है। सिद्धांत युक्त व्यक्ति, सिद्धांतशील व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतवादी व्यक्ति। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? थाली का बैंगन। दोस्तों इसका सही अर्थ होगा दोस्तों सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। दोबारा देख लीजिए, थाली का बैंगन यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति। आगे वाला क्वेश्चन है, युग्म शब्द अभिराम और अभिराम का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों देखिए अभिराम और अभिराम है, इनका सही अर्थ बताना है। भारी सुंदर, निरंतर भारी, गतिशील निरंतर, सुंदर निरंतर। तो देखिए अभिराम और अविराम, इन दोनों का अर्थ बताना है। तो देखिए अभिराम यानी क्या होता है? सुंदर। और अविराम यानी निरंतर। जो निरंतर चलता रहे उसे क्या बोलते हैं हम? अविराम। और अभिराम, अभिराम यानी सुंदर होता है। तो देखिए अच्छे से देख लीजिएगा, अभिराम यानी होता है सुंदर और अविराम होता है निरंतर। आगे वाला क्वेश्चन है, मुझसे यहाँ सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मुझसे यहाँ सोया नहीं जाता, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए मुझसे यहाँ सोया नहीं जाता, कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और सामान्य वाच्य। तो इसमें कौन सा वाच्य है दोस्तों? मुझसे यहाँ सोया नहीं जाता, तो इसमें वाच्य है दोस्तों भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। मुझसे यहाँ सोया नहीं जा सकता, इसमें भाववाच्य। आगे वाला क्वेश्चन है, मुझे रोज जल्दी जाना पड़ता है, वाक्य में सही वर्ती है। सामर्थ्यवर्ती, संकेतार्थवर्ती, इच्छार्थवर्ती, बाध्यतार्थवर्ती। तो दोस्तों रोज जल्दी जाना, दोस्तों ये क्या हो गई? बाध्यता है। मुझे रोज जल्दी जाना पड़ता है, तो ये क्या हो गई? बाध्यतार्थवर्ती। क्या है? बाध्यतार्थवर्ती। आगे वाला क्वेश्चन है, क्षणिक शब्द में प्रत्यय है। देखिए क्षणिक शब्द में प्रत्यय बताना है। इक, अक, इक, क। तो देखिए क्षणिक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आप ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए। क्षणिक शब्द में प्रत्यय बताना है दोस्तों। क्षणिक शब्द में प्रत्यय दोस्तों इक होगा। इक में देखिए बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है। क्षणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? इक प्रत्यय। आगे वाला क्वेश्चन है, भूदान शब्द में प्रयुक्त समास है। भूदान शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्वंद्व समास। तो दोस्तों भूदान में कौन सा समास है? भूदान में दोस्तों तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। भूदान शब्द में तत्पुरुष समास है। आगे वाला क्वेश्चन है, काम कौन सा शब्द है? जो काम है, काम कौन सा शब्द है? तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो काम शब्द कौन सा है? काम शब्द है दोस्तों तद्भव। कौन सा शब्द है? काम, तद्भव। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, काल सूर्य के रथ पहिए के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में, पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए दोबारा देखिए, काल सूर्य के रथ
पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, रूपक। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 2,42,239, 3,42,239, 4,42,239 और 5,42,239। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे वाला है, फतेह सागर झील स्थित है। तो फतेह सागर झील कहाँ है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। दोस्तों फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ है फतेह सागर झील? फतेह सागर झील है उदयपुर में। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, नरहर दरगाह है। नरहर दरगाह कहाँ है दोस्तों? झुंझुनू, जयपुर, सीकर, जालोर। तो नरहर दरगाह दोस्तों झुंझुनू में है। कहाँ है दोस्तों नरहर दरगाह? नरहर दरगाह है झुंझुनू में। आगे वाला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम था। तो दोस्तों महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम था? राणा सांगा, उदय सिंह, मोकल, हम्बीर। तो देखिए जो महाराणा कुंभा थे उनके पिता का नाम था मोकल। क्या था? मोकल। आगे वाला क्वेश्चन है, चित्रकला की मारवाड़ शैली का अन्य नाम क्या है? जो मारवाड़ शैली है इसका अन्य नाम आपको बताना है। तो देखिए बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली। तो देखिए मारवाड़ शैली का अन्य नाम क्या है? मारवाड़ शैली का नाम है दोस्तों जोधपुर शैली। आगे वाला है, वीर विनोद के लेखक है। वीर विनोद के लेखक देखिए कौन है? श्यामल दास, चंद्रवरदाई, चूड़ामन, दयालदास। तो दोस्तों वीर विनोद के लेखक कौन है? वीर विनोद के लेखक है दोस्तों श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। आपको ध्यान रखना है, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास है। आगे वाला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, खो, रघुनाथगढ़, हर्षनाथ। तो देखिए अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? यह है गुरु शिखर। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? गुरु शिखर। आगे वाला है, 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेवेल। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों 1927 में गंग नहर का उद्घाटन? तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड इरविन। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पर्वत, आना सागर, खमनोर की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत। तो देखिए लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा माना जाता है? आना सागर। क्या माना जाता है दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम स्थल आना सागर। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? 1952, 1954, 1956, 1958। तो देखिए राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1956 को। कब? 1956 को। आगे वाला क्वेश्चन है, जसनाथ संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। ढोल नृत्य, बम नृत्य, अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य। तो जसनाथ संप्रदाय से संबंधित नृत्य है अग्नि नृत्य। दोस्तों यह हम जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हिंदी के केवल 15 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। तो अब हम ये जीके के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, 15 ही आते हैं दोस्तों हिंदी के। तो आगे वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 17, 18, 19, 20। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना में कितनी रियासतें थी दोस्तों? राजपूताना में दोस्तों 17, 18, 19, 20 दोस्तों 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें। कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि मालदेव का जन्म हुआ था। दोस्तों मालदेव का जन्म कब हुआ था? 5 दिसंबर 1511, 5 दिसंबर 1411, 5 जनवरी 1510, 5 दिसंबर 1510। तो देखिए मालदेव का जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1511 को। कब हुआ था दोस्तों? 5 दिसंबर 1511 को। आगे वाला क्वेश्चन है, मोटा राजा के नाम से विख्यात है। मोटा राजा के नाम से कौन विख्यात है? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह और दोस्तों कौन है? चंद्र सिंह। तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? मोटा राजा के नाम से विख्यात कौन है? उदय सिंह। कौन है दोस्तों? उदय सिंह। मोटा राजा के नाम से विख्यात है उदय सिंह। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी, रामदेव जी, जाम्बू जी, दादू। तो देखिए कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी ने। आगे वाला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1928, 1938, 1918, 1942। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1938 में। दोस्तों कब हुई थी? 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 को हुई थी। आगे है, भर्तरी का मेला संबंधित है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अलवर। तो भर्तरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में लगता है। कहाँ? अलवर। आगे वाला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? लूनी, माही, घग्गर, बनास। तो किस नदी के तट पर है कालीबंगा सभ्यता? दोस्तों कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के तट पर है। किस पे? जो कालीबंगा सभ्यता है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन है, जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी थी। कौन थी? केला देवी,
आई माता, शीला देवी, जीण माता। तो देखिए जयपुर के कच्छावा वंश की आराध्य देवी कौन थी? शीला देवी आमेर। दोस्तों कौन थी? शीला देवी। किसकी? कच्छावा वंश की आराध्य देवी। आगे वाला क्वेश्चन है सांबर एवं कोसिया उदाहरण है। सांबर और कोसिया किसके उदाहरण है? चीनी के, नमक के, अफीम के, ऊन के। तो आपको देखिए सांबर से ही समझ जाना चाहिए, सांबर झील है ना दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है? नमक। सांबर और कोसिया किसके उदाहरण है? नमक से। आगे वाला है गढ़विटली के नाम से विख्यात दुर्ग है। दोस्तों गढ़विटली के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? तारागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़। तो कौन सा दुर्ग विख्यात है दोस्तों गढ़विटली के नाम से? तारागढ़। कौन सा है दोस्तों? तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। जो दोस्तों गढ़विटली के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? तारागढ़ दुर्ग विख्यात है। और तारागढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। आगे वाला क्वेश्चन है अपना स्वतंत्रता के पश्चात आर्य सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्रता के पश्चात आर्य सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? एच.डी. सांकलिया, गोपीनाथ शर्मा, अमलानंद घोष, आर.सी. अग्रवाल। तो किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। स्वतंत्रता के पश्चात आर्य सभ्यता का उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन है नरसिंह माहिरो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नरसिंह मेहता, मीरा, दादू, धन्ना। तो देखिए नरसिंह माहिरो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है दोस्तों? मीरा के द्वारा। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? मीरा के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन है जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1627, 1707, 1727, 1827। तो दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? जयपुर नगर की स्थापना ये हुई थी 1727। जयपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1727 को। आगे वाला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गागरोन के राजा थे? गागरोन के राजा बताना है। गागरोन के राजा कौन थे दोस्तों? धन्ना, पीपा, रैदास, दादू। तो गागरोन के राजा कौन थे? गागरोन के राजा थे दोस्तों पीपा। कौन थे? गागरोन के राजा पीपा। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किस प्रकार के फूलों में, दोस्तों अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन चालू हो गए, यानी 40 क्वेश्चन हो गए अपने, तो 41 से 100 यानी 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। तो अब हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जीके और हिंदी के अपने कंप्लीट हो गए। तो देखिए 41वां क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के फलों में मूलवृंत का अधिक दोहन हुआ है? दोस्तों मूलवृंत का अधिक दोहन कौन से फलों में हुआ है? शीतोष्ण फलों में, उपोष्ण कटिबंधीय फलों में, उष्ण कटिबंधीय फलों में, रोपण फसलों में। तो देखिए मूलवृंत का अधिक दोहन कौन सी फसलों में हुआ है दोस्तों? ये हुआ है शीतोष्ण फलों में। किसमें दोस्तों? शीतोष्ण फलों में। मूलवृंत का अधिक दोहन किस प्रकार के फलों में हुआ है दोस्तों? शीतोष्ण फलों में। आगे वाला क्वेश्चन है जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत क्या है? दोस्तों जर्सी गाय का दूध होता है उसमें लैक्टोज प्रतिशत बताना है। तो देखिए कितना है दोस्तों लैक्टोज प्रतिशत? 4.30, 4.60, 4.80% और 4.93%। तो दोस्तों जर्सी गाय का दूध होता है उसमें लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? जर्सी गाय के दूध में दोस्तों लैक्टोज प्रतिशत होता है 4.30%। कितना? जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत 4.30%। आगे वाला क्वेश्चन है पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? पशुओं में दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग होता है इसका कारण बताना है। तो देखिए प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कृमि। तो देखिए पशुओं में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है पशुओं में एंथ्रेक्स रोग? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया फल प्रदेश में लाया गया है? दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा नया फल प्रदेश में लाया गया है? कीवी, ड्रैगन फल, पैशन फल, तेंदुफल। तो कौन सा फल लाया गया है दोस्तों? ड्रैगन फल। कौन सा फल लाया गया है दोस्तों? ड्रैगन फल। आगे वाला क्वेश्चन है कैंकर किस फल की मुख्य बीमारी है? दोस्तों कैंकर किस फल की मुख्य बीमारी है? आम, केला, नींबू वर्गीय, पपीता। तो देखिए कैंकर किसकी बीमारी है? नींबू वर्गीय फलों की। और ये किससे होती है दोस्तों? जेंथोमोनास सिट्राई नामक कवक से होती है। किससे? जेंथोमोनास सिट्राई नामक कवक से होती है। कौन सा दोस्तों? कैंकर। कैंकर देख लीजिए, कैंकर जो किस फलों की बीमारी है दोस्तों? कैंकर होते हैं जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू वर्गीय फल होते हैं, उनमें दोस्तों कैंकर रोग होता है। और ये किससे होता है? जेंथोमोनास सिट्राई नामक कवक से। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कैंकर रोग किससे होता है, तो जेंथोमोनास सिट्राई नामक कवक से और नींबू वर्गीय फलों में होता है। आगे है के द्वारा वायु का वेग का मापन किया जाता है। वायु के वेग का मापन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? विंड वेन, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर। तो देखिए वायु के वेग का मापन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? वायु के वेग का मापन ये किया जाता है दोस्तों विंड वेन, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग का मापन किया जाता है। यदि वायु की दिशा ज्ञात करनी हो तो वायु की दिशा दोस्तों विंड वेन के द्वारा। वायु की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? विंड वेन से। और जो वायु का वेग है, वायु का वेग एनीमोमीटर से। और दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की नमी या वायु की आर्द्रता ज्ञात करते हैं। यह भी ध्यान रखना कि देखिए विंड वेन के द्वारा क्या करते हैं? विंड वेन के द्वारा वायु की दिशा ज्ञात करते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापते हैं। और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता या नमी को मापते हैं। क्या दोस्तों? वायु की आर्द्रता या नमी को मापते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? किसके द्वारा दोस्तों? हाइग्रोमीटर के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन है अपना निम्न में से दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाश से भी पादप कौन सा है? सोयाबीन, मूंग, जवार, चुकंदर। तो देखिए दीर्घ दिवस
या दीर्घ प्रकाश से भी पादप कौन सा है दोस्तों? सोयाबीन, मूंग, ज्वार, चुकंदर। तो कौन सा है? चुकंदर। कौन सा है दोस्तों? चुकंदर। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस बतानी है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मुख्य ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब आप सोच रहे होंगे मीथेन भी तो हो सकता है। तो दोस्तों मुख्य पूछ रहा है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ये कितना योगदान देती है? तो दोस्तों इसका 76%, दोस्तों 76% योगदान देती है। जबकि मीथेन की बात करें तो मीथेन दोस्तों 16%, मीथेन 16% योगदान है दोस्तों मीथेन का ग्रीन हाउस में। दोस्तों जो मुख्य है तो मुख्य कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी 76% है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो दोस्तों यदि ऐसे आए कि निम्न में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक करना है, मीथेन पे नहीं। मीथेन बाद में है, फिर दूसरे नंबर पे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वाला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवणता सहन कर सकती है? देखिए मटर, आलू, पत्ता गोभी, पालक। तो लवणता सहन कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा कर सकती है? पालक। पालक है सबसे ज़्यादा लवणता सहन कर सकती है। आगे वाला क्वेश्चन है, सेब किस फल की किस्म है? सेब किस फल की किस्म है? आड़ू, नाशपाती, सेब, बेर। तो देखिए सेब किसकी किस्म है दोस्तों? सेब बेर की किस्म है। किसकी किस्म है दोस्तों? सेब किस्म है दोस्तों बेर की। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, दोस्तों सेब किसकी किस्म है? बेर की। देखिए सेब किस फल की किस्म है? बेर की। आगे वाला क्वेश्चन है, गो पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री, और 40 से 42, 40.2 और 38.6 से 40। तो देखिए गो पशुओं का सामान्य तापक्रम कितना होता है दोस्तों? 38.7 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस तक। कितना दोस्तों? 38.7 से 39.0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये ध्यान रखिए, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस दोस्तों गो पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है। तो दोस्तों कितना होता है? 38 से 39। आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा मृदा से किस तत्व की उपलब्धता को बढ़ाता है? माइक्रोराइजा नत्रजन, फास्फोरस, जस्ता, कैल्शियम। तो किसकी उपलब्धता को बढ़ाता है दोस्तों? माइक्रोराइजा फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। किसकी को? फास्फोरस की उपलब्धता को कौन बढ़ाता है? माइक्रोराइजा। आगे वाला क्वेश्चन है, केंट किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? केंट किसकी किस्म है दोस्तों? गेहूं, जो, बरसीम, जई। तो किसकी किस्म है? ये जई की किस्म है केंट किसकी किस्म है दोस्तों? जई की। आगे वाला क्वेश्चन है, पाले की स्थिति में कितनी प्रतिशत गंधक के घोल का छिड़काव करके फसलों को बचाना चाहिए? तो 0.1%, 0.05%, 0.5 और 1.0%। तो देखिए पाले की स्थिति में कितनी प्रतिशत गंधक के घोल का स्प्रे करते हैं? 0.1%। कितने प्रतिशत? 0.1% गंधक के घोल का स्प्रे करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, सरदार निम्न में से किसकी किस्म है? सरदार किसकी किस्म है? स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, अमरूद। तो देखिए सरदार किसकी किस्म है? सरदार अमरूद की किस्म है। आगे वाला है, आंवले का व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन किया जाता है। आंवले का व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन करना हो तो किसके द्वारा किया जाता है? बडिंग, ग्राफ्टिंग, बीज, कलम। तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों आंवले का व्यापारिक स्तर पर प्रवर्धन? बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बडिंग के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन है, सारी मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा सुधारक उपयोग करते हैं। दोस्तों सारी मृदाओं को सुधारना है तो कौन सा मृदा सुधारक यूज लेंगे? गंधक का अम्ल, गंधक, पायराइट्स, जिप्सम। तो दोस्तों सारी मृदाओं के लिए जिप्सम का यूज लेते हैं। किसका यूज लेते हैं दोस्तों सारी मृदाओं के लिए? सारी मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का यूज लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, मांस वाली नस्लों का भेड़ों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? दोस्तों जो मांस वाली नस्ल है भेड़ में मांस वाली नस्ल है उसका गर्भकाल बताना है। तो देखिए उसका गर्भकाल कितना होगा? ऑप्शन देखिए, 150 से 152 दिन, 144 से 147 दिन, 145 से 148, 143 से 150। तो देखिए मांस वाली नस्लों किसमें? भेड़ों में। तो कितना होगा दोस्तों उनका गर्भकाल? 144 से 147 दिन। जो भेड़ होती है, मांस वाली नस्ल होती है भेड़ की, उसका गर्भकाल 144 से 147 दिन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग होता है? तो देखिए दूध को उतारने में कौन सा हार्मोन का प्रयोग होता है? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन। तो किस हार्मोन का प्रयोग होता है दोस्तों दूध को उतारने में? ऑक्सीटोसिन। किसका? ऑक्सीटोसिन। और दोस्तों पाउंसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोलेक्टिन। यह भी ध्यान रखना कि पाउंसने के लिए तो प्रोलेक्टिन, जबकि दूध को उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज करते हैं। कौन से का? ऑक्सीटोसिन का। आगे वाला क्वेश्चन है, बकरी का औसतन गर्भकाल कितने दिन का होता है? बकरी का दोस्तों औसतन गर्भकाल बताना है बकरी का। तो देखिए ऑप्शन 160 से 168, 150 से 160, 148 से 150, 148 से 156। तो बकरी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? 148 से 156 दिन का। कितने दिन का? 148 से 156 दिन का। किसका गर्भकाल? बकरी का। आगे वाला क्वेश्चन है, गाय के ताजा दूध के लिए सामान्यतः ताजा एवं मीठे दूध का पीएच होता है। देखिए गाय के दूध के लिए सामान्यतः ताज़ा और जो मीठा दूध होता है ना गाय का, उसका पीएच पूछ रहा है। तो देखिए 5.2 से 5.4, 6.7 से 6.9, 6.4 से 6.6 और 4.4 से 4.6। तो देखिए गाय के जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच बताना है, ताज़ा और मीठे दूध का। तो कितना होगा दोस्तों गाय के ताज़ा और मीठे दूध का पीएच? दोस्तों ये होगा 6.4 से 6.6। कितना? 6.4 से 6.6। आगे वाला क्वेश्चन है, FPO के अनुसार मार्मलेट में कुल घुलनशील ठोस रस की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों FPO
दोस्तों एफपीओ, ध्यान से देखिए, एफपीओ के अनुसार मार्मलेट में कुल घुलनशील ठोस व रस की मात्रा कितनी होती है? 65% व 45, 68% व 45, 68 व 55, 65 व 40%। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 65% व 45%। आगे वाला क्वेश्चन है, सनाई का कौन सा भाग औषधीय महत्व रखता है? दोस्तों सनाई, सनाई क्या होता है? सोना। इसका क्या नाम होता है? केसिया अंगस्टिफोलिया, जो लेगुमिनेसी फैमिली का है दोस्तों। सनाई या सोना भी बोलते हैं अपन को, इसको सेना बोलते हैं, सनाई या सेना अपन दोस्तों इसको बोलते हैं। तो देखिए फूल, जड़े, फलियां, पत्तियां और फलियां। तो दोस्तों सनाई होता है, सनाई का कौन सा भाग अपन यूज लेते हैं? सनाई का लेते हैं पत्तियां और फलियां, और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? बोटेनिकल नेम केसिया अंगस्टिफोलिया। क्या होता है? केसिया अंगस्टिफोलिया इसका नाम होता है। सनाई या सेना, इसको सेना भी अपन बोलते हैं, और इसकी पत्तियां और फलियां काम लेते हैं, लेगुमिनेसी कुल का दोस्तों ये होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, बकरी की जखराना नस्ल में दूध देने का समय कितना है? बकरी की जो जखराना नस्ल होती है वो कितने दिन दूध देती है? 180 से 200 दिन, 150 से 160 दिन, 130 से 140 दिन, 170 से 180 दिन। तो देखिए बकरी की जखराना नस्ल होती है वो 170 से 180 दिन दोस्तों दूध देती है। आगे वाला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में अंगूर की संदाई का उचित समय है? उत्तरी भारत में अंगूर की संदाई कब की जाती है? दिसंबर से जनवरी में, जून, मार्च, अक्टूबर। तो कब की जाती है उत्तरी भारत में? दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दिसंबर से जनवरी में। आगे वाला क्वेश्चन है, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों गद्दी भेड़ का दूसरा नाम भद्रवाह, नील, बुशेर, बकरवाल। तो दोस्तों गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है भद्रवाह। क्या है? भद्रवाह। आगे वाला क्वेश्चन है, फल मक्खी एवं सफेद चूर्ण रोग निम्न में से किस फल की मुख्य समस्या है? देखिए अमरूद, बेर, अंगूर, जामुन। तो फल मक्खी एवं सफेद चूर्ण दोस्तों किस फल की मुख्य समस्या है दोस्तों? यह है दोस्तों बेर की। किस फल की है? सफेद, देखिए फल मक्खी एवं सफेद चूर्णी, ये किस फल की है दोस्तों? बेर की मुख्य समस्या है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में गतिशीलता के आधार पर अत्यधिक गतिशील तत्व कौन सा है? दोस्तों पौधों में अत्यधिक गतिशील तत्व पूछ रहे हैं, तो फास्फोरस, जस्ता, गंधक, बोरोन। तो देखिए अत्यधिक गतिशील तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? पौधों में होते हैं दोस्तों एनपीके। कौन से दोस्तों? एनपीके। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? फास्फोरस। क्या आएगा दोस्तों? फास्फोरस। आपको पूछ ले पौधों में अत्यधिक गतिशील तत्व कौन से हैं? तो एनपीके। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग फास्फोरस आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? भेड़ के समूह को बताना है आपको। भेड़ का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो देखिए भेड़ के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? भेड़ के समूह को बोलते हैं दोस्तों फ्लोक। क्या बोलते हैं भेड़ के समूह को? फ्लोक। भेड़ का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोक। ऑप्शन देख लीजिए, हर्ट, फ्लो, क्लाउफर, ट्रिप। तो भेड़ के समूह को फ्लोक बोलते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन है, बारबरी बकरी की यौवन उम्र क्या है? जो बारबरी बकरी होती है उसकी यौवन उम्र 7 से 8 माह, 9 से 10 माह, 11 से 12 माह, 13 से 15 माह। तो दोस्तों जो बारबरी बकरी होती है उसकी यौवन उम्र बतानी है आपको, तो क्या होगा दोस्तों? 11 से 12 माह। बारबरी बकरी की यौवन उम्र 11 से 12 माह। आगे वाला क्वेश्चन है, मेथी, मेथी को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनेला के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज है। मेथी के लिए उपयुक्त राइजोबियम स्पीसीज बतानी है, तो देखिए राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम मेलिलोटाई, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फेजियोलाई। तो दोस्तों मेथी के लिए उपयुक्त कौन सी है दोस्तों? मेथी के लिए दोस्तों उपयुक्त है दोस्तों राइजोबियम मेलिलोटाई। कौन सी है? राइजोबियम मेलिलोटाई। और जो राइजोबियम ट्राइफोलाई है ये किस में यूज होती है दोस्तों? बरसीम में। दोस्तों राइजोबियम ट्राइफोलाई है, ये कौन सी स्पीसीज किसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? राइजोबियम ट्राइफोलाई है वो दोस्तों बरसीम के लिए उपयुक्त स्पीसीज है राइजोबियम ट्राइफोलाई। और राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन में यूज की जाती है। राइजोबियम फेजियोलाई ये किस में यूज की जाती है? सेम में। किस में? सेम। और राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन में, राइजोबियम ट्राइफोलाई बरसीम में, और राइजोबियम मेलिलोटाई किस में यूज की जाती है? मेथी में। ध्यान रखिए दोस्तों, राइजोबियम मेलिलोटाई मेथी में यूज की जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, मीठे दही में अम्लता प्रतिशत कितनी होती है? जो मीठा दही होता है उसमें अम्लता बतानी है। मीठे दही में अम्लता प्रतिशत बतानी है। तो देखिए 0.60, 0.55, 0.70, 0.65%। तो मीठे दही में अम्लता कितनी होती है दोस्तों? मीठे दही में अम्लता होती है 0.60%। कितनी? 0.60%। आगे वाला क्वेश्चन है, पशुओं में थनैला रोग का कारण क्या है? दोस्तों जो पशु होते हैं पशुओं में थनैला रोग होता है उसका कारण बताना आपको। प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक। तो देखिए पशुओं में जो थनैला रोग होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। और कौन सा दोस्तों बैक्टीरिया होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। कौन सा? पशुओं में थनैला रोग कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी की। दोस्तों कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी नामक जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा दोस्तों पशुओं में थनैला रोग होता है। तो आपको यदि बैक्टीरिया का नाम पूछ ले, बैक्टीरिया जीवाणु का, तो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। आगे वाला क्वेश्चन है, अपनो गाय के पशु भार की गणना के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? यदि अपन को गाय के पशु भार की गणना करनी है तो कौन सा सूत्र अपन यूज करेंगे? सेंगर सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र, सुंदरसेन सूत्र। तो कौन सा सूत्र यूज करते हैं? अग्रवाल सूत्र। ध्यान रखिए दोस्तों, अग्रवाल सूत्र यूज करते हैं गाय के पशु भार की गणना के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, मक्का की उचित बीज दर रखनी चाहिए। मक्का की उचित बीज दर देखिए 10 से 15, 20 से 25, 40 से 50 और 4 से 5। तो देखिए मक्का की उचित बीज दर कितनी रखेंगे दोस्तों? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20 से 25। कितनी? 20 से 25। और यदि अपन को चारे के लिए रखना हो तो 40 से 50। चारे के लिए 40 से 50। और यदि देखिए इसमें ऐसे नहीं दिया संकुल मक्का या दूसरी मक्का, तो देखिए अपन को डायरेक्ट पूछ रहे हैं मक्का की बीज दर, तो 20 से 25।
आगे वाला क्वेश्चन है फफीनेस यानी खोखलापन। देखिए फफीनेस या खोखलापन निम्न में से किसकी देह की व्याधि है? फफीनेस या खोखलापन, देखिए खोखलापन भी बोल रहे हैं, किसकी देह की व्याधि है? पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, फूल गोभी। तो दोस्तों किसकी देह की व्याधि है दोस्तों? फफीनेस या खोखलापन? खोखलापन दोस्तों फूल गोभी। किसकी है? खोखलापन फूल गोभी की देह की व्याधि है। आगे वाला क्वेश्चन है बीज उत्पादन हेतु टमाटर किस अवस्था में तोड़ा जाता है? बीज उत्पादन हेतु दोस्तों टमाटर को किस अवस्था पर तोड़ेंगे? हरी परिपक्व अवस्था पर, रंग बदलने की अवस्था पर, लाल पक्की अवस्था पर, अधिक पक्की अवस्था पर। तो दोस्तों कौन सी अवस्था पर तोड़ेंगे? लाल पकी हुई अवस्था पर। यदि अपन को टमाटर को बीज उत्पादन के लिए यूज लेना हो तो अपन को लाल और पकी अवस्था पर तोड़ना होगा। आगे वाला क्वेश्चन है साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा पाई जाती है। दोस्तों जो साहिवाल नस्ल की गाय होती है उसके दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो दोस्तों इसके दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? 4.59%, 4.55%, 6.42% और 6%। तो देखिए साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसके दूध में कितनी प्रतिशत वसा पाई जाती है? 4.55%। कितनी दोस्तों? 4.55%। किसमें? साहिवाल जो गाय होती है उसके दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है? 4.55%। आगे है भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? भैंस में श्वसन गति 30 से 32 प्रति मिनट, 18 से 22 प्रति मिनट, 15 से 17 प्रति मिनट और 15 से 20। दोस्तों भैंस में श्वसन गति बतानी है, किसमें दोस्तों? भैंस में। तो ये कितनी होती है? 15 से 20 प्रति मिनट। कितनी? 15 से 20 प्रति मिनट। आगे मैग्नीज तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों मैग्नीज तत्व की कमी से सर्वाधिक हानि कौन सी फसल उठाती है? सरसों, सूरजमुखी, जई, चुकंदर। कौन सी उठाती है दोस्तों? जई। कौन सी दोस्तों? मैग्नीज तत्व की कमी जई उठाती है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों पुष्पन की प्रक्रिया एरोविंग से संबंधित है। एरोविंग किससे संबंधित है दोस्तों? कपास, गेहूं, गन्ना, चुकंदर। तो देखिए एरोविंग है गन्ना से संबंधित है। किससे संबंधित है? गन्ना से संबंधित है एरोविंग। आगे वाला क्वेश्चन है अपना भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? भारत में औसत वार्षिक वर्षा 500 मिमी, 850 मिमी, 1194 मिमी और 1294 मिलीमीटर। तो देखिए कितनी होती है दोस्तों भारत में औसत वार्षिक वर्षा? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और इसमें अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1294, यहाँ पे 1194। तो देखिए दोस्तों भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 1194। कितनी होगी दोस्तों भारत की औसत वार्षिक वर्षा? 1194 मिलीमीटर। कितनी? 1194 मिलीमीटर। तो देखिए अच्छे से ध्यान रखना इसको कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1194 मिलीमीटर। आगे नीली रावी भैंस का जन्म स्थान कौन सा है? नीली रावी भैंस का जन्म स्थान है फिरोजपुर, अंबाला, पटियाला, करनाल। तो देखिए नीली रावी भैंस का ओरिजिन है फिरोजपुर, पाकिस्तान। क्या है दोस्तों इसका ओरिजिन? फिरोजपुर, पाकिस्तान। आगे है निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म भिन्न स्तम्य स्त्रीलिंग यानी दोस्तों गायनोडाइसिस किस्म नहीं है? देखिए अपन इसको क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों उसको ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा नहीं है या है। अब अपन जल्दीबाजी कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे नहीं को तो देखते ही नहीं है। तो क्वेश्चन को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, उसको बार बार पढ़िए यदि समझ में नहीं आ रहा तो। देखिए निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म भिन्न स्तम्य स्त्रीलिंग यानी गायनोडाइसिस नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए कुरघनी ड्यू, पूसा मेजेस्टी, पूसा डेलिशियस, पूसा ड्वार्फ। तो देखिए ये तीनों तो क्या है दोस्तों? गायनोडाइसिस किस्म है यानी गायनोडाइसिस किस्म है। जबकि ये दोस्तों पूसा ड्वार्फ ये क्या है? डाइसिस किस्म है। पूसा ड्वार्फ क्या है? डाइसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? पूसा ड्वार्फ। पूसा ड्वार्फ क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि डाइसिस किस्म है। और ये क्या पूछ रहा है कि गायनोडाइसिस नहीं है। तो ये तीनों तो क्या है? गायनोडाइसिस है। कौन कौन सी? कुरघनी ड्यू, पूसा मेजेस्टी और पूसा डेलिशियस। ये क्या है दोस्तों? गायनोडाइसिस किस्म है। जबकि पूसा ड्वार्फ क्या है दोस्तों? ये क्या है? डाइसिस किस्म है। पूसा ड्वार्फ डाइसिस किस्म है। आगे वाला क्वेश्चन है दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। 1.55%, 1.77, 1.344 और 1.666। तो देखिए दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है दोस्तों? 1.66। कितनी है दोस्तों? देखिए दोस्तों दूध में जो लैक्टोज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? 1.666। कितनी दोस्तों? 1.66। तो देखिए दूध की जो लैक्टोज है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.666। आगे वाला है बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रोस ने, डोनाल्ड ने, माइकल ने, सिमका ब्लेस ने। तो देखिए सिमका ब्लेस ने किया था बूंद बूंद विधि का आविष्कार। किसका दोस्तों? बूंद बूंद विधि का आविष्कार सिमका ब्लेस ने। आगे राजस्थान सरकार द्वारा भी हाल ही में नींबू वर्गीय फलों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? नींबू वर्गीय फलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा। तो दोस्तों नानता, कोटा। कहाँ है दोस्तों? नींबू वर्गीय फलों का जो एक्सीलेंस सेंटर है नानता, कोटा में है। आगे वाला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम जो सल्फेट है उसमें गंधक की मात्रा बतानी है। 16%, 18.5%, 20.6%, 23.7%। तो देखिए अमोनियम सल्फेट होता है उसमें गंधक की मात्रा कितनी होती है? 23.7%। कितनी होती है दोस्तों? 23.7%। आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि जो भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? जो भैंस का मांस होता है, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? बीफ,
वेनिसोन केराविफ मटन। तो देखिए भैंस के माप को किसके नाम से पुकारते हैं? केराविफ, केराविफ के नाम से। किसके नाम से? केराविफ के नाम से। और दोस्तों जो मटन होता है, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। मटन किसको कहते हैं? भेड़ के मांस को। और बीफ किसे कहते हैं? गाय के मांस को। ध्यान रखना दोस्तों, गाय के मांस को बीफ कहते हैं, और जो भेड़ होता है, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, और जो भैंस का मांस होता है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? बफन या केराविफ। बफन भी बोल देते हैं और केराविफ भी बोल देते हैं। तो अच्छे से ध्यान रखिए, बफन या केराविफ किसको बोलते हैं? भैंस के मांस को। आगे वाला क्वेश्चन है सीडी नुमा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपना क्या है कि सीडी नुमा वृक्षारोपण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में, शहर के नज़दीक, जहाँ पर जमीन महंगी हो, भारी मृदा में। तो सीडी नुमा वृक्षारोपण कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्याज में तोड़ाई सूचकांक है। प्याज की तोड़ाई सूचकांक क्या है दोस्तों? बोल्टिंग, डिस्केलिंग, नेकफॉल, मृदा में नमी। क्या है दोस्तों? मृदा में नमी। मृदा में क्रैक, मृदा में क्रैक। तो देखिए प्याज में जो तोड़ाई का सूचकांक क्या है? नेकफॉल। क्या है दोस्तों? नेकफॉल। क्या है दोस्तों? नेकफॉल। आगे है वर्मी कंपोस्ट में औसतन नत्रजन की मात्रा होती है। औसतन नत्रजन बताना है, 1%, 2%, 3%, 5%। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3%। वर्मी कंपोस्ट में औसतन नत्रजन की मात्रा कितनी होती है? 3%। आगे वाला क्वेश्चन अपना, नई ऊपरी पत्तियों के किनारे झुक या सिकुड़ जाते हैं, यह तत्व किस तत्व की कमी के लक्षण है दोस्तों? जो दोस्तों पत्तियों के किनारे झुक जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, ये किस तत्व की कमी से होते हैं दोस्तों? पोटास, कैल्शियम, बोरोन, जिंक। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी से होते हैं। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों, तो पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं नई पत्तियों के किनारे। तो ये कैल्शियम की कमी है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी फसल को अम्लीय एवं क्षारीय परिस्थितियों में उगाया जाता है? कौन सी फसल को अम्लीय एवं क्षारीय परिस्थितियों में उगाया जाता है? चावल, गेहूं, चुकंदर, जौ। तो कौन सी फसल को दोस्तों अम्लीय और क्षारीय परिस्थितियों में उगाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल होता है, चावल को अम्लीय और क्षारीय परिस्थितियों में उगा सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक पाई जाती है? तो देखिए खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की तुलना में लगभग 1%, 5%, 10%, 15%। दोस्तों 10% अधिक पाई जाती है। किसमें? खड़ी फसल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति भूमि की अपेक्षा 10% अधिक पाई जाती है। दोस्तों आप लास्ट ईयर 2018 की कट ऑफ देखना चाहते हो या और पुराने पेपर देखना चाहते हो सभी यूनिवर्सिटियों की जो भी एग्जाम हुए हैं उनके, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, उनमें लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लोन क्या है? क्लोन देखिए, क्लोन क्या है दोस्तों? वंशागत एकरूपता, एक ही पौधे से लिया गया, वनस्पतिक विधि द्वारा तैयार, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्लोन क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी वंशागत एकरूपता भी है, एक ही पौधे से लिया गया है और वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार है। तो क्लोन दोस्तों ये सभी आएंगे क्लोन के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, एक घन वर्ग पानी का आयतन होता है। एक घन वर्ग पानी का आयतन कितना होता है दोस्तों? एक घन वर्ग पानी का आयतन होता है दोस्तों 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर और 10,000 लीटर। तो कितना होता है? 1000 लीटर। एक घन वर्ग पानी का आयतन कितना होता है? 1000 लीटर। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि जो ग्रीष्मकालीन भिंडी में बीज दर कितने रखते हैं? ग्रीष्मकालीन दोस्तों भिंडी में 2 प्रकार की होती है, आपको पता होगा भिंडी। तो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर पूछ रहे हैं दोस्तों, तो 5 से 6, 8 से 10, 18 से 22 और 25 से 27। तो देखिए ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18 से 22 आएगा। और यदि वर्षाकालीन की पूछ ले तो वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर होती है 10 से 12 किलो। कितनी? 10 से 12 किलो। आपको ध्यान रखना, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर होती है 10 से 12 किलो और ग्रीष्मकालीन की होती है 18 से 22 किलो। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों 18 से 22 आएगा, किसमें? ग्रीष्मकालीन में। और दोस्तों भिंडी को क्या बोलते हैं? ओकरा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। मिर्च में पत्ती मरोड़ वायरस किसके द्वारा फैलता है? मिर्च में पत्ती मरोड़ वायरस एफिड, जेसिड, सफेद मक्खी, घाव व फोड़े द्वारा। तो देखिए मिर्च में पत्ती मरोड़ वायरस सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है, सफेद मक्खी के द्वारा। दोस्तों कौन सी बुक्स पढ़नी है या कैसे तैयारी करें वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन अपना, भारत में बकरी की बड़ी एवं मेजेस्टी नस्ल कौन सी है? सिरोही, जमुनापुरी, बर्बरी, बीटल। तो कौन सी है दोस्तों? जमुनापुरी। कौन सी है दोस्तों? भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी है। कौन सी नस्ल है दोस्तों? जमुनापुरी। तो दोस्तों अपन ने ये सोल्व कर लिया 2018 जो कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर लिया गया था वो। तो दोस्तों आपने समझ लिए होंगे, पूरे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख भी लिए होंगे। तो दोस्तों ये थे अपने 2018 का जो AU कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा पेपर लिया गया था। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।